नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ अलग चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है सरनेम। आपके और हमारे सभी लोगों के नाम में सरनेम होता है, जैसे कि ठाकुर, पांडे, सिंह, मोहम्मद, लुधियानवी, शुक्ला इत्यादि। इस तरह के हमारे सरनेम होते हैं। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी का नाम टोपी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? टोपी शुक्ला। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के रचनाकार राही मासूम रजा से परिचित होते हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। इनका निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 2 परिवारों का वर्णन किया है। दोनों परिवार अलग अलग धर्म से हैं। जाति भेद के कारण उन दोनों परिवारों में के बीच नफरत है, परंतु उन दोनों परिवारों के बच्चों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। उन परिवारों के 2 बच्चे जिनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है। यह पाठ हमें एक ओर बाल मनोविज्ञान से परिचित कराता है, तो दूसरी ओर हमारे समाज में जाति के नाम पर जो नफरत है, उन नफरत की दीवारों को गिराकर दोस्ती और प्रेम के भाव का संदेश भी देता है। जिस प्रकार इन दोनों अलग अलग धर्मों के बच्चों के बीच की दोस्ती है, ऐसी ही दोस्ती हमारे समाज का सर्वांगीण विकास कर सकती है। पहले एक नजर डालेंगे पाठ के मुख्य बिंदु पर। टोपी और इफ़न का परिचय। इफ़न की दादी, उनके मायके का वर्णन, दोनों परिवारों का रहन सहन, टोपी का इफ़न की दादी के प्रति लगाव, टोपी के साथ उनके घर वालों का बर्ताव, कक्षा में फेल होने पर टोपी की मना स्थिति। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहते हैं कि यह नामों का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। अगर कृष्ण नाम है तो हम उन्हें अवतार कहते हैं, और अगर मोहम्मद नाम है तो हम उन्हें पैगंबर कहते हैं। और लोग इन नामों के चक्कर में पड़कर ये भूल जाते हैं कि वो दोनों एक ही हैं। दोनों ही गौ चराया करते थे और दोनों का एक ही संदेश है हम लोगों के लिए। इफ़न और टोपी 2 अलग अलग परिवारों से संबंध रखते हैं। दोनों का धर्म भी अलग अलग है और दोनों की परवरिश भी अलग अलग तरीके से हुई है। फिर भी इफ़न टोपी के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। टोपी और इफ़न टोपी शुक्ला कहानी के 2 चरित्र हैं। टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ़न का पूरा नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा है। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन कलेक्टर थे। इफ़न की दादी भी नमाज और रोजे की पाबंद थी। इफ़न की एक बड़ी और एक छोटी 2 बहनें थी। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था, क्योंकि इफ़न के अब्बू, अम्मी और बाजी उसे कभी कभार डांटा फटकारा करते थे, परंतु उसकी दादी उसे कभी नहीं डांटती थी। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले थे। टोपी के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बहुत सख्त मिजाज की थी। टोपी की माँ राम दुलारी पूर्वी बोली बोलती थी। टोपी का बड़ा भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई भैरव हमेशा टोपी को परेशान करते रहते थे। टोपी और इफ़न जब 4ठी कक्षा में थे, तब उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। टोपी अपने मन की एक एक बात इफ़न से बताया करता था। इफ़न की भी यही स्थिति थी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था
कि पूर्वी बोली बोलने के कारण टोपी को कोई भी घर में प्यार नहीं करता था, परंतु इरफान को उसकी दादी बहुत प्यार करती थी। इरफान की दादी पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 साल में ही शादी करके वे लखनऊ आ गई, परंतु जब तक वह जिंदा रही पूरब की ही भाषा बोलती रही। जिस मौलवी परिवार में उनका विवाह हुआ था वहां उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। जब उनके बेटे की शादी हो रही थी तो गाने बजाने के लिए उनका मन तड़पने लगा, लेकिन मौलवी के घर में ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने अपनी यह इच्छा इरफान के जन्म में पूरी कर ली। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु अपने ससुराल में वे इन्हीं चीजों के लिए तरस जाती थी। ससुराल में उन्हें मौलवी बनकर रहना पड़ता था। इरफान के जन्म में भी अपने गाने बजाने की इच्छा वे इसलिए पूरी कर पाई क्योंकि उस समय तक इरफान के दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी और अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इरफान की दादी की आत्मा अपने ससुराल लखनऊ में हमेशा बेचैन ही रही। उन्हें अपने मायके के रीति रिवाज और भाषा से इतना प्यार था कि जब वे मरने लगी और उनके बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई और कहा, यदि तुमसे मेरी लाश नहीं संभाली जाएगी तो उसे मेरे मायके भेज देना। मरते समय वे यह भूल गई थी कि देश के बंटवारे के कारण उनके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया है और मायके वाले कराची चले गए हैं। अपने अंतिम समय में तो उन्हें बस अपने मायके में बिताए दिन ही सपनों की तरह उनकी नजरों में समा चुके थे, इसलिए उन्हें बनारस की फातमैन में दफनाया गया। इरफान को अपनी दादी से सबसे ज्यादा लगाव था, क्योंकि दादी ने कभी भी उसे डांटा नहीं था, कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। वे रात को उसे तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। टोपी को भी इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी। दादी की पूर्वी बोली उसके दिल में उतर गई थी। टोपी और उसकी माँ भी यही बोली बोलते थे। टोपी अपनी दादी के सख्त व्यवहार और भाषा के कारण उनसे नफरत करता था। टोपी जब भी इरफान के घर जाता उसकी दादी के पास ही बैठता था। दादी की हर बात उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही हैं। पहले टोपी को अम्मा शब्द का मतलब समझ नहीं आता, परंतु बाद में उसे समझ आया कि माँ को ही अम्मा कहते हैं और उसे अम्मा और अब्बू शब्द इतने अच्छे लगे कि उसने इसे अपने जीवन में उतार लिया। एक दिन टोपी जब अपने घर में खाना खा रहा था तो उसे बैगन का भुर्ता ज्यादा पसंद आया। अपनी खाना परोसती माँ से उसने कह दिया कि अम्मी जरा बैगन का भुर्ता देना। अम्मी शब्द सुनते ही खाने की मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे और दादी सुभद्रा देवी तो खाने की मेज से ही उठ गई। टोपी की माँ ने उसे बहुत मारा और इरफान के घर जाने मना किया, परंतु टोपी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। टोपी के दोनों भाई उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने टोपी को कबाब खाते हुए देखा था, जबकि सच्चाई यह थी कि टोपी ने एक दिन मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने टोपी को घर में शिकायत न करने के लिए इक्कन्नी की रिश्वत दी थी। अधिक पिटाई होने के कारण टोपी का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब वह स्कूल गया तो उसने सारी बात अपने दोस्त इरफान को बताई। फिर उसने इरफान से बहुत ही भोलेपन से कहा कि क्यों ना वे दोनों अपनी दादी बदल लें। टोपी की बात सुनकर इरफान कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इरफान के पिता नहीं मानेंगे। जब टोपी और इरफान बात कर रहे थे उसी समय इरफान के नौकर ने खबर दी कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब टोपी इरफान के घर गया तो वहां शांति थी। घर लोगों से भरा होने के बावजूद टोपी के लिए वह घर खाली हो चुका था। टोपी को इरफान की दादी का नाम तक नहीं मालूम था, लेकिन दादी से मिले प्यार ने उन दोनों के बीच गहरा संबंध स्थापित कर दिया था। दोनों अपने घर में अकेले और अजनबी थे।
दोनों को ही उनके घरों में समझने वाला कोई नहीं था। टोपी और इरफान की दादी दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर किया था। टोपी इरफान को सहानुभूति देते हुए कहता है कि इरफान की दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अपने पिता की मुरादाबाद बदली होने के कारण इरफान टोपी को छोड़कर चला गया। पहले दादी की मृत्यु और अब इरफान के चले जाने से टोपी बिल्कुल अकेला पड़ गया। इरफान वाले घर में दूसरे कलेक्टर आए। उनके 3 लड़कों में से कोई भी इरफान का दोस्त ना बन सका। अब टोपी के दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो टोपी के दुख दर्द को समझती थी। टोपी का ज्यादा समय अब उसी के साथ बीतने लगा। जब ठंड के दिन शुरू हुए तो टोपी के घर में उसके दोनों भाई के लिए नए कोट बनकर आए, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। टोपी को यह पसंद नहीं आया और उसने उसी समय वह कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया। इस बात के लिए टोपी के घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और टोपी को एक बार फिर माँ के हाथों पिटाई खानी पड़ी। नौकरानी सीता ने टोपी को समझाया कि अब वह 10वीं कक्षा में आ गया है, उसे इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। नौकरानी सीता ने जितनी आसानी से 10वीं कक्षा में पहुंचने की बात कह दी थी, टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना उतना आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल टोपी फेल हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु घर में कोई उसे पढ़ने नहीं देता था। वह जब भी पढ़ने के लिए बैठता, घर के लोगों को कोई न कोई काम याद आ जाता जो टोपी के सिवा कोई नहीं कर सकता था। जब उनसे फुर्सत मिलती तो छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर हवाई जहाज उड़ाने लगता। इन्हीं कारणों से वह 9वीं कक्षा में पहली बार फेल हुआ। दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था। तीसरी बार वह 3rd डिवीजन में पास हुआ। वह 3rd डिवीजन उसके माथे पर कलम की तरह चिपक गया। उसकी दादी उसे इसी बात को लेकर जब तब ताना दिया करती थी। इन 2-3 सालों में टोपी को अपने विद्यालय में काफी मानसिक यातना झेलनी पड़ी थी। इन 2 सालों में उसके साथ के सभी विद्यार्थी 10वीं पास करके स्कूल से जा चुके थे। फेल हो जाने के कारण टोपी को अपनी पुरानी कक्षा में ही 2 साल रहना पड़ा और उस कक्षा में आने वाले नए छात्र उससे दोस्ती ना करके उसे चिढ़ाया करते, उसका मजाक उड़ाते थे। कक्षा में टोपी यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता तो अध्यापक भी उसे चुप करा देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेखक कहते हैं कि सभी को टोपी की मुश्किलों को ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई में तेज होते हुए भी वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल में 3rd डिवीजन में पास हुआ। ये था हमारा टोपी शुक्ला पाठ का सारांश। आशा है बच्चों आप लोगों को यह सारांश समझ में आया होगा। फिर ये कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।